डियर स्टूडेंट्स, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पाठ के अंतर्गत हमने जाना प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक आर्थिक क्रियाओं को व इनके क्षेत्रकों को किस प्रकार से इसमें डिवाइड किया गया है, इसके विषय में हमने बातचीत की थी। इनमें कौन कौन सी गतिविधियाँ, कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएँ आती हैं, इसके विषय में भी हमने बात की थी। ठीक है। इसके बाद 2 एक्टिविटीज़ आपको कराई थी पिछली वीडियो में और ऑनलाइन क्लास में। इसके बाद तीनों क्षेत्रकों की तुलना की थी, किस प्रकार से लोग इन तीनों क्षेत्रकों में लगे हुए हैं, कार्यरत हैं। प्राचीन समय में या नहीं, पुराने आज़ादी के बाद कितने लोग किस क्षेत्र में अधिक थे और अब इसमें क्या परिवर्तन आया है, इसके विषय में हमने कल बात करी थी विभिन्न आलेखों के माध्यम से। तो हम इससे आगे चलते हैं। ठीक है। तो कल हमने बताया था कि तृतीयक क्षेत्रक में वृद्धि हुई है, इसने प्राथमिक क्षेत्रक का स्थान लिया है मुख्य उत्पादन में, परंतु फिर भी यह इतनी वृद्धि नहीं हुई है। जब हम रोजगार में देखते हैं तो रोजगार में उत्पादन की तुलना में बहुत कम वृद्धि हुई है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ। यद्यपि इस अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना ही वृद्धि हुई। तृतीयक क्षेत्रक पर भी यही बात लागू होती है। सेवा क्षेत्रक में उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई, परंतु रोजगार 5 गुना से भी कम वृद्धि हुई। तो जहां उत्पादन 14 गुना अधिक बढ़ा और रोजगार केवल 5 गुना ही बढ़ा, तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि उस हिसाब से रोजगार नहीं मिल पाया इसमें जिस हिसाब से मिलना चाहिए था। परिणामतः देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्रक मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 1/6 भाग है। इसकी तुलना में द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में अधिक योगदान है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि तृतीयक क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है वह सकल घरेलू उत्पाद में ज़्यादा है, तथापि उसमें कार्यरत लोगों की, यानी जिन लोगों को उस क्षेत्र से रोजगार मिलता है, उनकी संख्या कम है। इससे यह क्लियर हो जाता है कि कृषि क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं वो आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं। इस प्रकार की जो बेरोजगारी है उसे हम अल्प बेरोजगारी कहते हैं। ऐसी बेरोजगारी में क्या होता है कि यदि कुछ लोगों को उस क्षेत्र से हटा भी दिया जाए तो भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लो 4 बीघा खेत है। 4 बीघा खेत में परिवार के सभी सदस्य, पिता, उसके पुत्र, उसकी पुत्री व पत्नी, चारों लोग लगे हुए हैं। मान लीजिए कि पुत्र की कहीं ड्यूटी लग जाती है या पुत्र उस काम को, खेती के काम को छोड़ देता है, तो भी उनकी पैदावार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 4 बीघा में जितनी पैदावार हो रही थी उस कार्य को वो 3 लोग भी आसानी से निपटा सकते हैं। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। ठीक है। यह जरूरी नहीं कि अल्प बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र में ही हो या कृषि के क्षेत्र में ही हो। अन्य क्षेत्रों में भी अल्प बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है। जैसे किसी दुकान पर 3 लोग कार्यरत हैं, 3 लोगों में से यदि कोई व्यक्ति 10 दिन या 15 दिन छुट्टी पे चला जाए तो भी उस दुकान के काम में कोई अंतर नहीं आता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है। ठीक है। इसके बाद ये तालिका दी गई है 2.2, इसमें सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी दी गई है। इसको आप लोग फिल करेंगे। ठीक है। इसके बाद अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो, यह हमारा नेक्स्ट हेडिंग है। उपयुक्त चर्चा से हम देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है। लोगों के लिए रोजगार में वृद्धि कैसे की जा सकती है, इसके कुछ तरीकों को देखते हैं। तो जब भी बेरोजगारी दूर करने की बात आती है, सभी लोग कहते हैं कि सरकार को इसके विषय में कार्य करना चाहिए, सरकार को उद्योग धंधों लगाने चाहिए। तो यह भी एक तरीका हो सकता है जिससे बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। यानी सरकार को द्वितीयक क्षेत्रक व तृतीयक क्षेत्रक में भागीदारी बढ़ानी चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन क्षेत्रों में रोजगार मिल सके। ठीक है। इसका दूसरा एक तरीका यह भी हो सकता है
कि जिस प्रकार का कच्चा माल हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र में उगाया जा रहा है, जो भी हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं उनसे संबंधित उद्योग धंधे लगाए जाएं, जिससे हमारे यहाँ का कच्चे माल का प्रयोग हमारे ही देश में हो और इससे तैयार माल को हम कहीं भी आसानी से बेच सकें। ठीक इस प्रकार से कार्य करने से क्या होगा कि जो हमारा कच्चा माल प्राप्त हो रहा है हमें कृषि से, उसके विभिन्न उद्योग धंधों तक, यानी जो भी उसकी फैक्ट्री लगाई गई है उससे संबंधित कार्य की, उन तक पहुंचाने से परिवहन आदि व्यापार, ऐसे तटीय क्षेत्र के जो क्षेत्र हैं इनमें वृद्धि होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो इससे रोजगार में वृद्धि होगी। ठीक, इसके बाद आगे इसमें बताया गया है कि क्या आप जानते हैं कि भारत में विद्यालय जाने के आयु वर्ग 5 से 29 वर्ष में लगभग 60% बच्चे हैं। इनमें से 51% के लगभग ही विद्यालय जाते हैं, शेष विद्यालय नहीं जाते हैं। वे या तो घर पर रहते हैं या उनमें से अधिकतर बाल श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे होंगे। यदि ये बच्चे भी विद्यालय जाने लगें तो हमें और अधिक भवनों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अकेले शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि स्कूल आदि का निर्माण कराया जाना चाहिए और लोगों को शिक्षा के अधिक से अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे न केवल रोजगार मिलेगा बल्कि मानव संसाधन विकास भी होगा, मनुष्य में योग्यताएं आएंगी। और मानव संसाधन विकास की क्या कीमत है इसके विषय में आपको बताया गया था कि मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह संसाधन ही प्रकृति से प्राप्त विभिन्न संसाधनों का प्रयोग करके उन्हें बहुमूल्य बनाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।